लड़कियों को उस समय तो पढ़ने के लिए भी हॉस्टल भेजने में लोग हिचकिचाते जी की जिंदगी में ईशांत शर्मा जी कैसे आ गए? ईशांत शर्मा क्रिकेट फील्ड से बोला कि ये इतनी सुंदर लड़की स्कोर बोर्ड पे क्या कर रही है, मतलब उन लोग ऐसा लगा ना कि ये कैसा है कि ये क्यों। एक दिन चीफ गेस्ट वो 5 दिन आया मैच देखने के, मैं बस मैच देखने आ रहा हूँ जैसे होता है उस दौर में। ये तो मैं तो सोचने में भी काफ़ी चैलेंजिंग इस तरह के हैं कि हाँ लड़कियों को ही देखने आना है, बदमाशी ही करनी है। वो लेकिन सिंह सिस्टर्स के बाद 2 या 3 प्लेयर मुझे याद होंगे खैर से, उस पर फिर इंडिया ने और प्रोड्यूस नहीं 3-on-3 खेला था, एक नया फॉर्मेट लॉन्च हुआ था। जैसे क्रिकेट में 50-50 के बाद 20-20 आया, ऐसे बास्केटबॉल में 5-on-5 के बाद 3-on-3 आया। अच्छा, कोरिया के खिलाफ आपने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, उसकी कुछ यादें शेयर करिए। हाँ, वो विलियम जोन्स, पापा मेरे बैंक मैनेजर थे, मम्मी मेरी पहले की टीचर थी, छोड़ दिया उन्होंने हमारे। तो मैं 10-11 साल की, पर अंडर 13 खेल रहे थे उस समय। ये कभी नहीं रुकने वाली है, तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें। सिंह सिस्टर्स नाम से मशहूर, उनमें से एक सिस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, प्रशांति सिंह जी, जो कि देश की इकलौती बास्केटबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने अर्जुना अवार्ड भी जीता है और पद्मश्री भी इन्हें मिला हुआ है। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कुछ कैसी रही आपकी जर्नी उस समय, जो कि लड़कियों का पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता था उस दौर में। आप उस दौर में बास्केटबॉल जैसा खेल को आपने चुना और इस खेल में आप आगे बढ़े। एक्चुअली देखा जाए तो खेल ने हमें चुन लिया, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप जानते ही हैं, हम लोग बनारस हैं, पूर्वांचल, हम सब लोग एक ही जगह के हैं। तो आपको पता भी होगा कि यहाँ पे जैसा एटमॉस्फेयर था आज से 25-30 साल पहले, तो जैसे इतना इवॉल्व नहीं थी सोसाइटी। और लड़कियों को उस समय तो पढ़ने के लिए भी हॉस्टल भेजने में लोग हिचकिचाते थे कि पढ़ने के लिए भी जा रही है। तो आप सोचिए कि खेलने के लिए, वो भी एक आउटडोर में लड़कों के साथ, नहीं निक्कर टी शर्ट पहन के खेलना, तो मतलब आप सोच लीजिए कि वो कितना ही बड़ा चैलेंज था और कितना ही बड़ा लोगों के लिए लगता था कि ये क्या है, ये क्या, मतलब लोगों को लगता था ये फालतू के काम है। मतलब उस तरह से तो कोई सोचता ही नहीं था। तो जिस समय में लड़कियों का हॉस्टल में जाके पढ़ना, या फिर ये कह लीजिए कि लड़कियों के लिए टीचिंग, या ज़्यादा से ज़्यादा बहुत एडवांस होंगे तो मेडिकल ही सोच पाते थे कि डॉक्टर बना देंगे। इससे ज़्यादा जॉब में भी लोग चॉइस रखते थे कि ज़्यादा जॉब, मतलब कोई और जॉब, चैलेंजिंग जॉब लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, ऐसी लोगों की सोच थी। तो उस समय में ये पूरा क्रेडिट मेरे माता पिता को है कि उनकी सोच इतनी विकसित थी, अपने समय से 25-30 साल 50 साल आगे की सोच रखते थे। या ये कहिए कि बच्चों की खुशी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। और हम लोग भी इनोसेंट थे, हमें ये नहीं पता था कि हम क्या करेंगे। पर यूपी कॉलेज में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर था, साई का, और लड़कों की वहाँ पे बास्केटबॉल की प्रैक्टिस होती थी। तो वहाँ पे जो कोच थे श्री अमरजीत सिंह, उन्होंने बहुत मेहनत की और उन्होंने देखा कि लड़कों में रिजल्ट है, तो लड़कियों, यहाँ की लड़कियों में भी इतनी मजबूती है शरीर से और मन से मजबूत हैं, तो इनमें भी दम है, इनको मौका मिलेगा तो कर सकते हैं। उनको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिली थी हमें कोचिंग करने के लिए, पर वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से कोचिंग करते थे। और पेरेंट्स को भी, मतलब जो पेरेंट्स मानते थे, कुछ नहीं मानते थे, तो उनको मोटिवेट करते थे कि भाई भेजिए अपने बच्चों को। तो मेरे माँ बाप को जब उन्होंने मोटिवेट किया, तो एक शर्त पे कि पढ़ाई का कोई ज़ाया नहीं होना चाहिए। पढ़ाई में ऐसा नहीं है कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस खेल रहे हैं। तो इसलिए मेरे घर में सबका एकेडमिक्स भी बहुत मजबूत है, लोग पढ़े भी और खेले भी। 90s के दौर में आपका इस तरह शॉर्ट्स पहन के बास्केटबॉल खेलना, और उस दौर में तो मैं तो सोचने में भी काफ़ी चैलेंजिंग लगता है मुझे। और वो लड़के भी उस समय काफ़ी परेशान करते तो ज़रूर रहे होंगे, तो कैसे आप डील करती थी उस समय? देखिए, ये ना, क्योंकि घर की सोच जो होती है, मतलब हम लोग ना कभी कभी कंफ्यूज होते थे कि बाहर से कोई बोलता था, लड़कियों में से हमारी टीम में कोई लड़की है, अचानक से ग्राउंड आना बंद कर दी, तो हम लोग बोलते थे यार क्यों नहीं आ रही हो? तो कह रहे, उसने बोला पापा ने मना कर दिया या भैया ने मना कर दिया। बोले क्यों मना कर दिया? नंबर ख़राब आया क्या? मेरे दिमाग में ऐसा था कि किसी का नंबर ख़राब आएगा तो ही वो मना होगा खेलने के लिए, इतना ही सोच थी। पर ये जो सामाजिकता थी, क्या ज्ञान नहीं था, इतना बोध भी नहीं था। आप लोग का फोकस पूरा गेम पे था? हाँ, गेम, पढ़ाई। सुबह उठे, स्कूल गए, पढ़ाई लिखाई किए, और उसके बाद आए शाम को, जैसे ही मतलब तुरंत यूनिफॉर्म उतरते जर्सी पहन गए बास्केटबॉल की और निकल गए। मम्मी हाथ में रोटी, पराठे में या रोटी में आलू लपेट के जो भी दे के हाथ पकड़ा रहे, खाते खाते चले जा रहे हैं खेलने के लिए। खेल के आ रहे हैं, तब तक इतना थक जाते थे कि होमवर्क करे और उसके बाद सो गए। नहीं तो मतलब ऐसा। और फिर मेरी माँ पे प्रेशर था कि इतने बच्चों का इतना सारा काम, पढ़ाई लिखाई का काम, घर का काम, और हम लोग पे उन्होंने कभी प्रेशर नहीं डाला। तो वही जो आप बोल रहे हैं ना कि कैसा लगता था, तो जब हम लोग ये सुनते थे ना, ये हमारे लिए बड़ी अजीब बात थी किसी का भाई कैसे मना कर सकता है। जैसे नहीं, हम अगर मेरी बहन को बोलते, हम लोग भाई बहनों में लड़ाई होती है, नहीं कि तुम कैसे बोल दिए, तुम क्या। हाँ, पर लेकिन मेल अथॉरिटी इतनी होती है कि एक ही उम्र का या 1-2 साल छोटा बड़ा लड़का आपको मना कर सकता है आपकी किसी चीज़ के लिए। वो ऐसी थॉट थी उस समय, लोग, ऐसा दौर था घरों का। हमारा घर ऐसा नहीं था। हम लोगों ने हमेशा इक्वलिटी देखी है। मेरे घर में
आपको बता दो कि जैसे परिवार में कैसा माहौल था कि पापा मेरे बैंक मैनेजर थे, मम्मी मेरी पहले की टीचर थी, छोड़ दिया उन्होंने हमारे लिए, अपना करियर दाव पे लगा दिया कि भाई बच्चों को देखना है। हाँ सबसे तो जब भी ऐसा होता था कि कौन ज़्यादा फेवरेट है तो वो कहते हैं वोट होगा। तो आप सोचो कि मम्मी पापा आपस में वैसे नहीं, मजाक मजाक में वोट, तो एक ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक इक्वालिटी, एक नहीं वो हम लोग को दिया गया, एक दिमाग में डाला है कि नहीं चलो वोटिंग करो, अपनी अपनी पर्ची लिखो, कौन पसंद है। तो पापा तो ज़माना थी जब तो जाती थी, सब मम्मी को वोट मिल जाता था। तो मतलब पर वो एक थॉट प्रोसेस था कि हमें राइट है अपनी चीज़ों को, बातों को कहने का। और जो आप बोल रहे हैं कि शॉर्ट्स पहन के कैसा लगता था, तो कोई कमेंट टॉन्ट मारते थे लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि और हम लोग के बाल भी बड़े छोटे छोटे थे, हम लोग भी मजबूती ही रहते थे। और मम्मी का भी था कि मतलब नहीं कि मजबूती से रहो, खेलो कूदो, और ये सब छोटी छोटी जो चिढ़ाता है, जो कुछ बोलता है उसका ही मुंह टेढ़ा होगा, तुम अपना काम करो, जब जो टॉप पे पहुंचता है फिर उसको कोई कुछ बोलता नहीं है, सब लोग फिर उसके पीछे चलते हैं। तो ये सोच हमारे दिमाग में डाली गई थी। और जैसे हमेशा एक पापा का भी बहुत वो था कि जैसे पापा हमेशा ना एक मोटिवेशन उसमें रखते थे, और मजबूती में ना कि हार्ड एंड हेल्दी रहो। तो लेकिन जब हम लोग दूसरों का घर देखते थे ना, तो हमें बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती थी कि वो सही है कि ये सही है। तो तुरंत हर चीज़ में मम्मी से पूछते थे, तो लगता था भाई अपने पेरेंट्स ही सही हैं। तो लेकिन सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल मेरे मम्मी पापा का है। और जो ये बोले कमेंट और छीटाकशी, ये तो देखिए आज भी है ये। और जो दूसरा है कि अब तो इतने लॉ मजबूत हैं, लोग वो हैं, थोड़ा बोल्ड होकर के काम करना चाहिए। और मतलब जो कि जो अपना काम करना ज़रूरी है, जो बोल के वो तो चल देगा, आप अपना जीवन क्यों उसके लिए ख़राब करें। आपके दौर में और इस दौर में क्या बदला है? अभी भी क्या ऐसा ही है कि लड़कियां बास्केटबॉल खेल रही हैं तो लोग लड़कियों को देखने जा रहे हैं, बास्केटबॉल को देखने नहीं जा रहे हैं? ऐसा अभी भी है कि कुछ परिवर्तन आया है? पहले से तो परिवर्तन है। हाँ देखिए, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया से ना चीज़ें, एक तो लोगों का थोड़ा दिमाग भी खुला है कि दुनिया मतलब इतनी ही नहीं है, कोई कहीं ना कहीं ये बहुत डिस्ट्रैक्शन भी है कि कभी आपका बिना मतलब का समय जाता है इसमें। लेकिन एक है कि लोगों को ना देश दुनिया की चीज़ें, जैसे एक कहता था नहीं पहले कि कॉलोनी में 4 लोग बोले तो वो कान पड़ गई तो वही दुनिया हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है, लोगों का सोच में थोड़ी वो। और दूसरी बात है कि क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं, लोगों को अपने करियर को देखना है चीज़ें, और लोगों को ना एक थोड़ी सी अवेयरनेस आई है स्पोर्ट्स के प्रति। तो जो बच्चे अच्छे खेलते हैं, लोग उनको मोटिवेट भी करते हैं। और देखिए जो हर समय, हर समाज में, हर समय हर तरह के लोग रहेंगे, जो इस तरह के हैं कि हाँ लड़कियों को ही देखने आना है, बदमाशी ही करनी है, वो 4। और इस दौर में क्या बदला है? अभी भी क्या ऐसा ही है कि लड़कियां बास्केटबॉल खेल रही हैं तो लोग लड़कियों को देखने जा रहे हैं, बास्केटबॉल को देखने नहीं जा रहे हैं? ऐसा अभी भी है कि कुछ परिवर्तन आया है? पहले से तो परिवर्तन है। हाँ देखिए, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया से ना चीज़ें, एक तो लोगों का थोड़ा दिमाग भी खुला है कि दुनिया मतलब इतनी ही नहीं है, कोई कहीं ना कहीं ये बहुत डिस्ट्रैक्शन भी है कि कभी आपका बिना मतलब का समय जाता है इसमें। लेकिन एक है कि लोगों को ना देश दुनिया की चीज़ें, जैसे एक कहता था नहीं पहले कि कॉलोनी में 4 लोग बोले तो वो कान पड़ गई तो वही दुनिया हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है, लोगों का सोच में थोड़ी वो। और दूसरी बात है कि क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं, लोगों को अपने करियर को देखना है चीज़ें, और लोगों को ना एक थोड़ी सी अवेयरनेस आई है स्पोर्ट्स के प्रति। तो जो बच्चे अच्छे खेलते हैं, लोग उनको मोटिवेट भी करते हैं। और देखिए जो हर समय, हर समाज में, हर समय हर तरह के लोग रहेंगे, जो इस तरह के हैं कि हाँ लड़कियों को ही देखने आना है, बदमाशी ही करनी है, वो 4 दिन देखेंगे, 5वें दिन वो खुद को ही खोजते रहेंगे दुनिया में कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये तो चलता रहता है, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा, कोरिया के खिलाफ आपने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, उसकी कुछ यादें शेयर करिए। हाँ, वो विलियम जोन्स कप चल रहा था 2011। हाँ 11 की बात। हाँ 2011। मुझे वैसे मेरे अपने हर टूर्नामेंट की याद है। मैं पहला जो जूनियर खेली हूँ, इवन मैं जब लोकल मैचेस खेलती थी वो भी याद है। क्योंकि अच्छा, बचपन में सचिन तेंदुलकर को जैसे सिक्के रख दिए जाते थे उनके विकेट पे, आपके लिए साथ भी सुनने में आया था कि कुछ हुआ था ऐसा, उसको बचपन में आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, रसगुल्ला या कुछ पढ़ने में आया है, मैंने पढ़ा है कहीं। एक्चुअली मैं बता रही थी ना, हमारे अमरजीत सर कोच साहब थे, तो हम लोग पहली बार, मैं यहीं पे थे अमरजीत साहब? अच्छा, हॉस्टल में यहाँ पे साई के कोच थे। वो ओरिजिनली वो जम्मू कश्मीर के कोच थे। अच्छा। सरदार जी, तो पर वो यहाँ पे पोस्ट हुए थे, तो लड़कों के लिए पोस्टेड थे, लेकिन लड़कियों को भी खिलाते थे। तो मैं बताती हूँ, मैं क्लास उसमें 6th क्लास कंप्लीट करके गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थी, तो मैं पहली बार मिनी खेलने के लिए गई थी। तो मैं 10-11 साल की, पर अंडर 13 खेल रहे थे उस समय। तो हम लोग गोरखपुर खेलने के लिए गए। तो हम लोग कैसा होता था कि स्कूल में रुकवाया जाता था, जैसे दरियाँ बिछ जाती हैं, अपनी चादर लेके जाते थे, ऐसा खेलते थे। तो ये सब चलता था। फिर उसके बाद कहीं जो नज़दीक में कोई जो मेस है या फिर ढाबा है, वहीं पे खाना खाते थे। अपना मेस कभी बाद में लेके जाने लग गए थे ना। तो फिर तो ऐसा हो गया। तो फिर
जो मेरा पहला टूर्नामेंट था और मैंने, अच्छा वो आपका पहला? हाँ, मेरा पहला टूर्नामेंट था बाहर, तो मतलब कि बनारस के बाहर। तो मैंने बेसिक ही सीखा था, एक होता है टर्म होता है बास्केटबॉल में 1-2 अप, बच्चों को सिखाया था कि 1-2 अप करके मारो पॉइंट, क्योंकि तीसरा कदम रखते ही वायलेशन हो जाती है। तो 1-2 अप तो ये होता है, तो मुझे बहुत बेसिक ही आता था, थोड़ा बहुत ड्रिबल। तो एक मैच में मौका मिला मुझे देहरादून, उस समय उत्तर प्रदेश में ही था देहरादून। तो वेलम की लड़कियां खेलनी थी, तो उनके लगता था, तो मैंने उस मैच में 2 बास्केट, उसी जो ड्रिल सिखाई गई थी 1-2 अप करके 2 बास्केट मारी थी मैंने। वो 4 पॉइंट के लिए अमरीश सर इतने खुश हो गए कि अभी इतने, मतलब 2 चीज़। ये कब की बात है? ये अराउंड 96-97 की बात है। 96 हाँ, तो मतलब वो इतने खुश हो गए कि इतनी छोटी लड़की, मतलब अभी जो सिखाया एकदम वैसे ही किया, और दोनों बास्केट मारी लाइव मैच में मैंने। तो उन्होंने फिर क्या किया, उनकी लड़की मेरी दोस्त थी, तो हम लोग खाने के बाद कह के बॉस की को बोलते थे, बॉस की को भी बुलाओ। तो कहते हाँ, तो कम गए। अच्छा, आपका नाम था? हाँ, बॉस की मेरा घर का नाम है, तो बोलते अच्छा, घर का। हाँ, तो मैं और सिम्मी गए, तो सर ने, ये घर ही से मिला या फिर ग्राउंड से मिला? नहीं, घर से ही मिला। हाँ, तो उन्होंने एक गुलाब जामुन और एक रसगुल्ला दिया कि ये पहली बास्केट के लिए, दूसरी बास्केट के लिए। तो मतलब एक नहीं, तो देखिए उसके बाद बहुत सारे इनाम मिले, बहुत सी चीज़ें, पर ये सब ना बड़ी फॉन्ड मेमोरीज होती हैं, क्योंकि आपकी 2 बास्केट जो पहली थी, और उसके लिए आपको 2 रिवॉर्ड मिल रहा है, 2 मिठाई मिल रही है, कोच खिला रहा है, नहीं आपको स्पेशल फील करा रहा है कि हाँ भाई देखो तुमने कुछ अच्छा किया। तो ये सब ना, ये कोचेस का है, बट जो देखिए, ये ना इंसान वैसा ही टीचर, वैसा ही कोच, वैसा ही माँ बाप, वैसा ही खिलाड़ी बनता है जैसा वो इंसान है। तो वो उनके अंदर वो डायनेमिक एटीट्यूड था। उनकी भी उस समय 2 लड़कियां थीं, तो वो बहुत ज़्यादा ही लड़कियों के लिए प्रति फेवर करते थे कि हाँ भाई इनको आगे बढ़ना चाहिए। और ये कोरिया वाला परफॉर्मेंस के बारे में आप बताइए, जिसके बाद आपको अर्जुना पुरस्कार शायद उसी के बाद ही आपको उसी खेल के आधार पे मिला था? नहीं, उसके बाद मैं बहुत हाईलाइट हो गई, बहुत ज़्यादा। मैं खेल तो आपने 2 शॉट्स मारे थे या 4? 2 ज़्यादा थे मुझे लगता है। हाँ, भारत पीछे चल रहा था शायद, पहले हाफ में भारत पीछे चल रहा था। बजर बीटर मैंने मारा था एक, कि मतलब कि 0.03 सेकेंड्स बाकी था गेम खत्म, उसमें मतलब वो मतलब हाफ होने में, और उस समय वो था कि ऐसा करके, तो मैंने हाफ कोर्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही वो टाइम, मतलब पहले मैं पास देने वाली थी, मैंने टाइमर देखा कि इट्स गोइंग टाइम, तो मैंने शॉट मारा और वो सीधे चली गई उसमें। तो एक मैं एकदम वो हो गया कि मतलब इतना करेज वाला काम ऐसा था, सर बजर बीटर था इसलिए बजर। और वो एक्चुअली क्या 2011 का टाइम था, और हम लोग उस साल मैं इतना टूर्नामेंट खेली थी कि मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई थी बिल्कुल खेलते खेलते। मतलब उस साल हमने एशियन चैम्पियनशिप खेली नागासाकी में, और उस समय भी इंडिया टॉप 5 में आई। मतलब बहुत ऊंचा वो था, क्योंकि देखिए बास्केटबॉल कैसा है ना, 273 कंट्रीज़ ऑफिशियली पार्टिसिपेट करती है फेडरेशन। 273 फुटबॉल के बाद मुझे लगता है सेकंड नंबर पे। हाँ, और ये फिजिकल स्पोर्ट है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, और टीम स्पोर्ट है, तो इसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है। और इसमें देखिए डेवलप कंट्रीज़ खेलती हैं, जैसे अमेरिका भी खेल रही है, चाइना भी खेल रही हैं, और जैसे नहीं मतलब जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सारे मतलब बहुत कम सीट है। मतलब अभी ब्राज़ील और मैंने वो अमेरिका का मैच भी देखा था। हाँ, तो ये कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एशिया डोमिनेंट गेम है या मिडिल ईस्ट डोमिनेंट गेम है या फिर यूरोपियन डोमिनेंट गेम, ऐसा नहीं है। ये पूरे ग्लोब में है। जैसे फुटबॉल है, टफ गेम है क्योंकि उसमें पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, तो ऐसे ही हमारे गेम में, तो इसमें एक एक रैंक, एक एक मैच, एक एक मतलब पॉइंट बहुत मैटर करता है। तो हम लोग उसमें, तो उसमें 2011 में हम लोग खेले, तो हम लोग खेले नागासाकी में, जापान में। तो वहाँ पे टूर्नामेंट खेला, तो हम लोग वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किए, तो वहाँ पे भी मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। फिर उसके बाद था विलियम जोन्स कप, ये आया। तो विलियम जोन्स कप जब मैंने, वही टर्निंग पॉइंट शायद रहा आपके करियर। तो जैसे पहले मैंने विलियम जोन्स कप खेला तो बहुत बढ़िया रहा, और क्योंकि कोरिया के देखिए, कोरिया एक बहुत डोमिनेटिंग नेशन है बास्केटबॉल में, तो साउथ कोरिया, तो वहाँ की टीम खेल रही थी, क्लब खेला था, तो उसको जब हम लोग ने बीट किया ना, वो पहली बार हुआ स्ट्रीम में, और उसमें एक मेरा मेजर रोल था। तो वो बहुत बड़ा एक उन लोग के लिए अपसेट था, हमारे लिए हम लोगों ने एक ट्रेंड सेट किया कि हम चलेंगे। तो फिर उसके बाद हमने नागासाकी में खेला, उसके बाद हम लोग श्रीलंका खेलने के लिए गए। श्रीलंका में 3-on-3 खेला था, एक नया फॉर्मेट लॉन्च हुआ था, जैसे क्रिकेट में 50-50 के बाद 20-20 आया, ऐसे ही बास्केटबॉल में 5-on-5 के बाद 3-on-3 आया। अच्छा। हाँ, तो 3-on-3 का जो फॉर्मेट आया, तो इंडियन टीम गई और उसमें हम लोग जो है गोल्ड मेडल जीते श्रीलंका में। अच्छा। तो वो 3 टूर्नामेंट के लिए लंबा, उसमें भी आप थी उसमें? दिव्या जी भी थी उसमें? उसमें मैं थी, और केरला की लड़की, तमिलनाडु की लड़की, ऐसे 3। तमिलनाडु कोई कैप्टन उस टाइम थी क्या? हाँ, तो नहीं, वो केरला की लड़की थी। तो 2 महीने का कैंप लगता, तो मेरा ऐसा हो गया कि मैं उस साल सिर्फ मतलब 20-22 दिन के लिए वो ट्रांजिट और रेस्ट में थी, और हम लोग खेल ही रहे थे। तो बहुत सारी इंजरीज भी होती हैं उसमें, लेकिन वो बहुत मेमोरेबल ईयर रहा मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। तो वो विलियम जोन्स कप से मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई थी।
अच्छा ये बताइए कि अब तो सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी खुल गया है, आपके दौर में तो ऐसा कुछ था नहीं, फिर भी आपने उस समय में जिस तरीके से आपने काम किया, अब क्या कैसे होगा, मतलब क्या चुनौतियां होंगी लड़कियों के लिए? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलने के बाद तो काफ़ी सुविधा शायद उसमें दी जा रही है, आप तो अंदर से देखी होंगी, आप तो शायद प्रोग्राम में भी आई थी, मैंने भी उस प्रोग्राम को कवर किया था, आप से मैं मिल नहीं पाया या आप दिखी नहीं, समझ में नहीं आया, तो आप कैसे देखती हैं इसे जो अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुला है मोदी जी ने? देखिए, वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बना है संपूर्णानंद स्टेडियम के अंदर में, वो मतलब देखिए, ये जो मैंने जब मोदी जी से मांगा था ये जब 9 नवंबर 2020 में आफ्टर कोविड मेरा एक संवाद था, तो मैंने ये बोला था कि भाई यहाँ पे 300 किलोमीटर में कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न था कि जब मैंने पहला जो बड़ा स्टेडियम कोई देखा ना, वो सूरत में देखा था 98-99 में, जो यूथ खेलने के लिए गई थी, अंडर 17 खेल रही थी, तो मतलब वो ग्रैंड स्टेडियम देखा। फिर मैं जो 2002 में जब जूनियर इंडिया के लिए सेलेक्ट हुई थी, तो मैंने कैंप लगाया IG स्टेडियम में, इंदिरा गांधी स्टेडियम, वो बना था 82 वाले एशियन गेम्स के लिए। तो मैं 2002 में, यानी उससे समझ लीजिए कितने साल बाद, मतलब 20 साल बाद वहाँ पर कैंप लगाने के लिए गई थी, और जब वो स्टेडियम बना था 82 वाले एशियन गेम्स के लिए, उस समय पैदा भी नहीं हुई थी। तो आप सोचिए कि उस टाइम पे जब मैं गई और खेले, मैंने देखा इतने भव्यता, और खेले, पार्टिसिपेट किए, फिर फॉरेन की ट्रिप टूर्नामेंट्स देखने लगे। ये 2002 में इंडियन टीम में आने के बाद, और उसके बाद सोचिए 2020 की ये बात हुई थी, तो इतना 18-20 साल में मैंने पूर्वांचल में एक भी ऐसा स्टेडियम नहीं देखा, मतलब कुछ था ही नहीं। तो मेन चक्कर है, देखिए हम तो खेल लिए, मेरा तो समय हो गया और भगवान की कृपा से अच्छा भी चला गया, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हमेशा हर इंसान की जर्नी एक जैसी नहीं होती, कुछ लोगों को ना देखना पड़ता है कि क्या है सामने। जैसे हम तो चल दिए कि भाई हाँ, जोला उठा के भी जिधर ले जा रहे हैं चलते हैं, चल देखते हैं क्या करते हैं। तो मेरा ये था कि अगर हम इतने सालों बाद भी वही टीवी पे ही देख पा रहे हैं, या कोई दिल्ली बॉम्बे बेंगलोर तक पहुंच गया तो वो देख पाएगा, या फिर कोई फॉरेन में कुछ लोग होंगे, तो बच्चे एटलीस्ट देखें यहाँ पे कि ये चीज़ें हैं क्या, क्या लेवल है, क्या लोगों को ऐसा लगता है कि वो मतलब गड़ी नुक्कड़ के लिए है, ऐसा नहीं है। वो एक्सीलेंस सेंटर एक्सीलेंट होता है, तो यहाँ पे जब बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे, उनका स्टैंडर्ड वो कैंप लगेगा, ये सब तो पता चलेगा। क्योंकि देखिए सिगरा स्टेडियम शुरू से था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर प्लेयर जो निकलते थे वो निकलते थे जैसे छोटे छोटे स्कूलों से, जैसे कॉलेज से, यूपी कॉलेज से निकल गए, कोई DLW में खेल रहा, कोई BHU में खेल रहा, कुछ सिगरा स्टेडियम में खेल रहे हैं, वैसे बटा था। तो अब कैसा मिनी स्टेडियम में खेल रहे हैं, लालपुर में खेल रहे हैं। तो जो छोटे सेंटर्स हैं उनको डेवलप करो अच्छे से, जैसे सिगरा स्टेडियम पहले था उस स्टैंडर्ड पे, और सिगरा स्टेडियम आगे बढ़ गया। तो क्या है, हाँ, तो अब ऐसा हो गया कि हम एक लेवल अप हो गए दोनों जगह से। ऐसे तो हम बोलते हैं ना कि इसको ठीक करो, तो सबको लगता है ये तो है ही। तो अब जब ये स्टैंडर्ड गया है दिल्ली बॉम्बे बेंगलोर का, तो बाकियों का स्टैंडर्ड वो हो गया जो सेंटर स्टेडियम का था। तो अब जो बच्चे इसे नज़दीक में खेलते हैं कि कोई यूपी कॉलेज खेल रहा है, कोई मिनी स्टेडियम खेल रहा है, जब इनके कायाकल्प होंगे तो ये बच्चे यहीं पे अच्छा देखेंगे, और जो बेहतरीन बच्चे होंगे वो स्टेडियम तक जाएंगे, और जब कैंप लगेंगे, प्रतियोगिताएं होंगी, तो वो अंदर जाके देखेंगे कि भाई लेवल क्या है एक्चुअली। तो वो इंस्पिरेशन, वो मोटिवेशन उनको पहले ही मिलेगी, और कहीं ना कहीं उनको अपने आप को जज करने का मौका मिलेगा कि हमें यहाँ तक पहुँचने का दम है या नहीं, हम इतनी क्षमता दे सकते हैं कि नहीं, हम इतने लड़ाई लड़ सकते हैं कि नहीं, तो उनका समय भी व्यर्थ कम होगा। सिंह सिस्टर्स ने बास्केटबॉल में दर्शकों का ध्यान खींचा है, लेकिन सिंह सिस्टर्स के बाद 2 या 3 प्लेयर मुझे याद होंगे खैर से, उस पर फिर इंडिया ने और प्रोड्यूस नहीं कर पाया। जैसे आप लोगों ने जो किया, वो दूसरा प्लेयर ऐसा क्यों नहीं आ पा रहा है? देखिए पता है क्या होता है, हर गेम का ना एक जैसे खिलाड़ियों का दौर होता है ना, वैसे गेम्स का भी दौर होता है, जैसे हर स्पोर्ट का एक दौर आता है। तो बास्केटबॉल में जैसे सिंह सिस्टर्स आए और पार्टिसिपेट किए, मौका मिला हमें, और हम लोगों ने मतलब जस्टिफाई किया। तो फिर उसके बाद भी प्लेयर आए, जैसे बरखा आई और वर्षा आई, यहाँ पे लड़कियाँ थीं जो और भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आए, निकले, लड़कों में लड़कियों में निकले। फिर क्या होता है कि एक दूसरी जगह से कोई बच्चे निकल रहे होते हैं, कोई और सेंटर मजबूती से चल रहा होता है, तो ये हमेशा एक चलता रहता है। ये मतलब ये, और ये ट्रांजिशन ज़रूरी भी है कि हमेशा वो रहे। हमारा ऐसा हो गया कि हम नीचे ना जाएं, हम उसको लेवल को मेंटेन करें, फिर हम आगे चले जाएं, और जो दूसरे सेंटर्स हैं वहाँ से भी चलें। तो ये आगे भी देखिए अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है कि अब देश जैसे बढ़ रहा है, हर जगह प्रगति हो रही है, तो थोड़ा स्टैग्नेंट पोजीशन आती है, लेकिन फिर वो उस चीज़ से जब थ्रू होते हैं तो हम आगे ही निकलते हैं। अच्छा ये बताइए कि कुश्ती को आपको नहीं लगता है कि खेलों को दिखाने के लिए हमें मूवी का सहारा लेना पड़ता है? जैसे हॉकी को प्रमोट करने के लिए चक दे इंडिया बन गई, कुश्ती को प्रमोट करने के लिए दंगल बन गए। अब जो है मुझे तो ऐसा लगता है कि अब बैडमिंटन, ये क्या कहते हैं, बास्केटबॉल को प्रमोट करने के लिए सिंह सिस्टर्स नाम से कोई मूवी बननी चाहिए। और मुझे तो लगता है उसमें हीरोइन की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग ही काफ़ी हैं।
ये पहली ऐसी बायोपिक होगी जिसमें हीरोइन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए अब हीरोइन अब बचपन का रोल कैसे करेगी? हाँ, ये बात हो जाएगी, बस ये हो जाएगा। हाँ, तो अब ये है कि देखिए क्या होता है कि ये मौका हम लोग को मिला था, पहले भी बात हो रही थी, लेकिन कभी चीज़ें धरातल पे आ नहीं पाई। लोगों ने पहले भी बात की थी कि हम इस पे एक मूवी करें या फिर बात करें, और जब खेलों का दौर चल रहा था, जब नहीं एकदम से ओलंपिक में मेडल आने शुरू हुए थे, और जब हम लोग भी नहीं कि नेशनल इंटरनेशनल में कॉमनवेल्थ में पहली बार पार्टिसिपेट करने लगे 2006 में, एशियन गेम्स 2010 में 28 साल बाद क्वालिफाई कर रही टीम, उसमें हम लोग थे, तो लोगों का तो ध्यान खींचा, तो उसमें लोगों का मन था कि इस पर पिक्चर बनाए, और ये चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में था, तो लोगों ने की थी, लेकिन उसको कभी धरातल पे नहीं आई। पर नाम सुना था मैंने 4 PM माउंट कोर्ट, ऐसे कुछ नाम, ऐसे कोई, हाँ 2-3 मूवी पर। तो पर अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो बिल्कुल वेलकम है कि हाँ, अगर ऐसा कुछ, अगर गेम की प्रमोशन भी होगी, और एक हमारे लिए एक खुद के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि लाइफ टाइम एक अपने आप को, अपनी जर्नी को खुद देखना भी बड़ा अमेजिंग हो जाता है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो अच्छी बात है। और लेकिन गेम की प्रमोशन सिर्फ मूवी और किताबों पे निर्भर नहीं होनी चाहिए। गेम ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलनी चाहिए, और हमेशा नए नए प्लेयर आते रहने चाहिए, नई फैसिलिटीज़ बननी चाहिए, हम इवॉल्व होते हैं। हाँ, जैसा एज अ ह्यूमन इवॉल्व होते हैं, वैसा एज अ स्पोर्ट्समैन भी इवॉल्व होते हैं, और गेम भी इवॉल्व होती है, तो ये इवोल्यूशन चलते रहना चाहिए। अच्छा, प्रतिमा जी की ज़िंदगी में ईशांत शर्मा जी कैसे आ गए? ईशांत शर्मा क्रिकेट फील्ड से हैं, वो बास्केटबॉल खेलती हैं, ये कैसे हो गया? इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बताइए दर्शकों को। हाँ, क्रिकेट के दर्शक भी इसमें रुचि ले सकें कम से कम। हाँ हाँ, देखिए क्रिकेट हो या फिर फुटबॉल हो, सारा इन स्पोर्ट्स ही है। तो हमारे यहाँ पे एक टूर्नामेंट चला था दिल्ली में, रीबा, तो उसमें चीफ गेस्ट बुलाया गया था ईशांत को और शिखर धवन को। तो बात हो रही थी, लेकिन कभी चीज़ें धरातल पे आ नहीं पाई। लोगों ने पहले भी बात की थी कि हम इस पे एक मूवी करें या फिर बात करें, और जब खेलों का दौर चल रहा था, जब नहीं एकदम से ओलंपिक में मेडल आने शुरू हुए थे, और जब हम लोग भी नहीं कि नेशनल इंटरनेशनल में कॉमनवेल्थ में पहली बार पार्टिसिपेट करने लगे 2006 में, एशियन गेम्स 2010 में 28 साल बाद क्वालिफाई कर रही टीम, उसमें हम लोग थे, तो लोगों का तो ध्यान खींचा, तो उसमें लोगों का मन था कि इस पर पिक्चर बनाए, और ये चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में था, तो लोगों ने की थी, लेकिन उसको कभी धरातल पे नहीं आई। पर नाम सुना था मैंने 4 PM माउंट कोर्ट, ऐसे कुछ नाम, ऐसे कोई, हाँ 2-3 मूवी पर। तो पर अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो बिल्कुल वेलकम है कि हाँ, अगर ऐसा कुछ, अगर गेम की प्रमोशन भी होगी, और एक हमारे लिए एक खुद के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि लाइफ टाइम एक अपने आप को, अपनी जर्नी को खुद देखना भी बड़ा अमेजिंग हो जाता है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो अच्छी बात है। और लेकिन गेम की प्रमोशन सिर्फ मूवी और किताबों पे निर्भर नहीं होनी चाहिए। गेम ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलनी चाहिए, और हमेशा नए नए प्लेयर आते रहने चाहिए, नई फैसिलिटीज़ बननी चाहिए, हम इवॉल्व होते हैं। हाँ, जैसा एज अ ह्यूमन इवॉल्व होते हैं, वैसा एज अ स्पोर्ट्समैन भी इवॉल्व होते हैं, और गेम भी इवॉल्व होती है, तो ये इवोल्यूशन चलते रहना चाहिए। अच्छा, प्रतिमा जी की ज़िंदगी में ईशांत शर्मा जी कैसे आ गए? ईशांत शर्मा क्रिकेट फील्ड से हैं, वो बास्केटबॉल खेलती हैं, ये कैसे हो गया? इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बताइए दर्शकों को। हाँ, क्रिकेट के दर्शक भी इसमें रुचि ले सकें कम से कम। हाँ हाँ, देखिए क्रिकेट हो या फिर फुटबॉल हो, सारा इन स्पोर्ट्स ही है। तो हमारे यहाँ पे एक टूर्नामेंट चला था दिल्ली में, रीबा, तो उसमें चीफ गेस्ट बुलाया गया था ईशांत को और शिखर धवन को। तो फिर क्या हुआ था कि उस समय प्रतिमा को इंजरी हुई थी 2011 में, 10 के दिसंबर में उसको चोट लगी थी, जनवरी 2011 वो नेशनल चैम्पियनशिप में। तो वो अपना रिहेबिलिटेशन कर रही थी, तो उसमें ना वो लगा हुआ था, जैसे अपना वो करते थे, तो अपना खेल नहीं रही थी, लेकिन अपना रिहैब कर रही थी, और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो एक टूर्नामेंट में गई थी, तो जैसे नहीं होता कि भाई एक बार प्लेयर है, ठीक है, ग्राउंड से दूर है, तो ग्राउंड से दूर रह नहीं पाता, वो मैच देखने पहुंच जाता है। तो अपना खेल रही थी, तो वो स्कोर, हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड होता है, तो उसको ऑपरेट करने लग गई। तो ये लोग बैठे थे, मैच देख रहे थे, तो फिर बार बार स्कोर बोर्ड देख रहे हैं, ये देख रहे, तो फिर बाद में ईशांत बोला कि ये इतनी सुंदर लड़की स्कोर बोर्ड पे क्या कर रही है। मतलब उन लोग ऐसा लगा ना कि ये कैसा है कि ये क्यों बैठी हुई, मतलब ये कौन है, इनका बास्केटबॉल में स्कोर बोर्ड रहता था। तो मतलब बड़ा उसको ना कि वो क्यूरियस हो गया था, लोग बोले नहीं ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं और ये है। तब उन लोग की बातचीत हुई, तो फिर वो ऐसा हुआ कि बुलाया तो गया था वो एक दिन चीफ गेस्ट, वो 5 दिन आया मैच देखने के, मैं बस मैच देखने आ रहा हूँ जैसे होता है, फिर वो मैच देखने, वो बातचीत करने के चक्कर में ऐसा आता था। फिर उन लोगों में बातचीत हुई, पर प्रतिमा बहुत कंफ्यूज थी, तो फिर थोड़ा उसने टाइम लिया अपना, 1 साल 1.5 साल 2 साल। फिर उसके बाद फिर उन लोगों ने सोचा कि ठीक है, तो फिर इस तरह से बातचीत शुरू हुई थी। तो बेसिकली उसको एक दिन के लिए गेस्ट ऐसे तो बुलाते कहीं आते नहीं, एक दिन चीफ गेस्ट बुलाया गया था, वो 5 दिन मैच देखने आया बास्केटबॉल का। अच्छा, वाराणसी कभी आए हैं कि नहीं ईशांत शर्मा जी? बहुत बार यहाँ पे आप लोग यहाँ आते रहते हैं? हाँ, मतलब हर छुट्टी हमारी यहीं बीतती है। अच्छा, छुट्टी भी जरूर वाराणसी आ पाती है? हाँ, सब, जैसे कोई टूर्नामेंट के बीच में गैप है, कोई छुट्टी है, कुछ भी पड़ा तो घर पे ही है हम लोग। मतलब ऐसा है कि कोई होली दिवाली, मतलब जितने भी, जब भी अगर ऐसा है कि अगर फुर्सत है तो घर ही है, क्योंकि घर ही है। कैंप से भी हम लोग ऐसे ही करते थे, कैंप के बीच में जो गैप होता तो यहीं पे आते थे।
तो अभी कुछ टाइम पहले ईशांत और प्रतिमा सब लोग, और उसकी छोटी सी लड़की है उसका नाम काशी है। अच्छा, उनकी ईशांत की बेटी का नाम काशी है। हाँ। काशी नाम ही रख दिया है, नहीं रखा है, ईशांत शर्मा जी ने। हाँ। अच्छा। तो काशी को लेकर के आए थे वो लोग यहाँ। अच्छा, क्रिकेट वगैरह देखती हैं आपकी? अब तो देखना शुरू कर दी होंगी आप। कौन? क्रिकेट वगैरह? कौन? मैं? हाँ, देखते, मतलब एक्चुअली बहुत पहले नहीं देखते थे, पर ईशांत खेलता था तो देखते थे, फिर उसके चक्कर में देखते थे, फिर साथ भी बैठ के हम लोग, ऐसे नहीं कभी है कोई मैच वैच चल रहा तो देखते रहते हैं, वो खेलता तो और भी पूरा परिवार ही बैठ जाता है, ऐसा नहीं तो। लेकिन मतलब ऐसा है कि क्योंकि बहुत लंबी गेम चलती है तो बीच में जो हमारी गेम थोड़ी फास्ट है ना, तो हम लोग की आदत है ना कि जल्दी वो करने की। क्रिकेट थोड़ा स्लो गेम। हाँ, थोड़ा वैसा है। तो जब ईशांत खेलता है तो सब लोग आ जाते हैं कि हाँ चलो वो बॉल डाल रहा है तो ऐसा चलता रहता है। अच्छा, ये बताइए कि NBA बहुत बड़ी लीग है, दुनिया की सबसे महंगी लीग मानी जाती है NBA, और बड़ा दुखद है कि भारत में कोई लीग नहीं होता है। इस पे आप लोग क्या कर रही हैं? ये कई बार हम लोगों ने बोला। देखिए बास्केटबॉल कैसा है ना, एक टीम स्पोर्ट है, और टीम स्पोर्ट में देखिए एक ना सिस्टम की ज़रूरत होती है, और कोई भी टीम स्पोर्ट बिना सिस्टम के नहीं चल सकता। हम लोगों ने कई बार ऐसा मतलब ये बोला ही है कि लीग होनी ही चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा स्तर हो, जिस भी लेवल पर आप लीग कर सकते हैं। लीग से क्या होता है, 2-3 एडवांटेज है। पहले बात तो लीग से क्या हो जाता है कि ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो जाता है, ज़्यादा बच्चे खेल सकते हैं, तो सबको प्लेटफॉर्म मिलेगा, तब तो टैलेंट बाहर आएगा। और दूसरा है कि एक रिकग्नाइज लीग में खेलने से ना मोटिवेशन बढ़ता है। हर इंसान जो है इंडियन टीम के लिए नहीं खेल सकता, लेकिन डोमेस्टिक लीग अच्छी रहेगी तो आप अच्छे बड़े प्लेयर के साथ खेलने का मौका मिलता है, उनके साथ रूम शेयर करने को, उनके साथ टीम जर्सी शेयर करने का मौका मिलता है, तो उससे मोटिवेशन मिलती है। तो एक वो हो गया, प्लस एक पैसे का भी हो जाता है कि भाई बच्चों को कुछ पैसा मिलेगा तो पेरेंट्स भी मोटिवेटेड होते हैं कि हाँ भाई इसमें कुछ है। हाँ, नहीं तो फिर कितने दिन तक आप घर में बिठा के वो कर सकते हैं। फिर देखिए प्रैक्टिकल बात यही है कि मतलब सबको जीवन जीना है, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो लीग से एक ये हो जाता है कि भाई एक तो स्पॉन्सर आ जाते हैं, कॉर्पोरेट भी जुड़ते हैं, हमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्लेयर्स को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, और लीग लंबी चलती है, और लीग डोमेस्टिक होगी तो हम ऑडियंस को ज़्यादा जोड़ पाएंगे। तो लीग बहुत ज़रूरी है, इस दिशा में काम चल रहा है। अब देखिए कब तक धरातल पे अच्छे से तरीके से आता है। ये अंतिम सवाल मैं ये लूँगा कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, गांव की लड़कियां पे कितना जोर आप लोग दे रही हैं कि गांव की लड़कियां भी आकर के बास्केटबॉल खेलें हैं, अन्य भी खेल खेले हैं, उन पे कितना जोर है आप लोगों का, खास तौर पे पूर्वांचल के जो गांव हैं? देखिए जो मेरी मांग थी ना, आप पूर्वांचल जौनपुर से भी है तो आप आती हैं तो हाँ, तो मैं इसी वजह से बात कर रही हूँ कि मैं जब 2020 में जब मौका मिला था प्रधानमंत्री जी से संवाद करने का, जब मैंने NCOE की डिमांड की थी, तो वो NCOE की डिमांड करने का रीज़न यही था कि 300 किलोमीटर। अच्छा, वो डिमांड आपने की थी? हाँ। अच्छा, आप तो 300 दर्शकों को आपने हाँ। तो 300 अपनी उपलब्धियां भी आप बताते रहिए ताकि दर्शकों को पता चलता रहे। आप काफी हिडन खुल के नहीं बता रहे हैं। नहीं, खुद की तारीफ करना, तारीफ नहीं, ये तो उपलब्धि बताना है, अपना प्रचार प्रसार करना कहाँ गलत है? नहीं, पर लेकिन जैसे ठीक है, मतलब वो मौका भगवान ने दिया तो मैंने उसका वो किया कि वे बात करें। तो मेरा जो यहाँ पे NCOE की डिमांड करने का रीज़न यही था कि स्तर बढ़ाने के लिए ना कभी कभी क्या होता है, आपको बड़े रोल मॉडल चाहिए होते हैं। तो जब आपका एक पास एक बड़ा सेंटर होता है ना, कई लोग हैं जो करना चाहते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं रहेगा। अर्जुन पुरस्कार जीत के, पद्मश्री पुरस्कार जीत के आपको कैसा लगा, और आगे जो हमारी लड़कियां हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहती हैं? उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए कि वो भी दूसरी प्रियांशी भी आ सके, और दूसरा भी एक समूह सिंह सिस्टर सी न रह के सीमित रहे बास्केटबॉल में, और भी लोग आगे आकर के बढ़ सके? देखिए मैं तो चाहती हूँ कि ये हमारा भी ना, हमें भी ना देखें रोल मॉडल के रूप में या माइलस्टोन के रूप में, हमें भी ना देखें, और बड़ा सेट करें। जैसे रोल मॉडल, जैसे हम लोग जब खेलते थे तो सिंह जैसा होता था कि ये भैया ये लोग ये इंडिया खेल लिए, या फिर ये सीनियर इंडिया खेल लिए, या तो फिर मेरे गेम में जैसे मैं यूपी में पहली अर्जुन अवार्डी थी अपनी गेम की, लड़के लड़कियों को मिला करके, फिर पद्मश्री। तो मैं कभी भी मैं दूसरे गेम में देखना शुरू किया, भाई मेरे जैसे मैं अपने गेम में टॉप थी, वैसे दूसरे गेम में भी लोग टॉप प्लेयर थे। अगर वो अपने गेम में, क्योंकि उनके सीनियर लोगों ने पहले ही कर रखा था, तो उनको एक था कि भाई माइलस्टोन गड़ा हुआ था कि ये तो करना ही है, इसके आगे जाना है। तो मैं ये कहूँगी कि हमें ना देखें, हमसे आगे देखें कि इसके फर्दर आप कहाँ जा सकते हैं, तो वो देखें। और मैं एक और भी सजेशन है कि बच्चों को ना पढ़ाई पे भी ध्यान देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास भरपूर समय है, 24 घंटे बहुत होते हैं। पढ़ाई और खेल का जब सामंजस्य बैठेगा ना, तो करियर अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा रहेगी, और आप ना आगे कॉन्फिडेंट रहोगे, मजबूती से रहोगे, क्योंकि आपका जो बच्चा शार्प होता है वो अच्छा प्लेयर भी बनता है। तो कुछ बच्चे होते हैं ना कि हम तो खिलाड़ी हो गए, हम तो नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे घर में सब लोग एकेडमिक्स में अच्छे थे। तो जो आप बोल रहे हैं ना कि क्या सजेशन है, क्या संदेश है, तो मेरा संदेश ये है कि 24 घंटे पढ़ने खेलने के लिए बहुत हैं। अगर आप फालतू की डिस्ट्रैक्शन में ना पढ़ें
तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और स्पोर्ट्स साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं, स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हैं, कोच भी बन सकते हैं, और जो आजकल स्पोर्ट्स रिलेटेड बिजनेस है वो भी कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, पर यह है कि फोकस होना चाहिए। ये थी हमारे साथ अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री विजेता प्रशांति सिंह जी। वाराणसी से जितेंद्र यादव।